सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का 12th चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारे स्टडी ऑफ साउंड्स। इस चैप्टर में हम लोग साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो पहला है साउंड वेव्स की साउंड वेव्स कितने टाइप के होते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ेंगे। उसके बाद ऑडिबल साउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड टॉपिक जो है हमारा। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है इंफ्रासाउंड्स। उसके बाद अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ह्यूमन ईयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स दो टाइप के होते हैं। पहला साउंड वेव है हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होता है कि ऐसे वेव्स जो एक दूसरे से पैरेलल ट्रैवल करते हैं। देखिए ये वेव्स हैं रेड कलर्स की, ये एक दूसरे से पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं। ये सोर्स है जहां पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है। इस पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक जहां तक वो साउंड ट्रैवल कर रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो वेव पैरेलली ट्रैवल करेगा एक दूसरे से। सो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, जो एक दूसरे से पैरेलली ट्रैवल करते हैं। अब ऐसा पॉइंट जहां पर बहुत सारे वेव्स इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है वेव्स की, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। ठीक है, जहां पर वेव्स की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंप्रेशन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में। और जहां पर दूर दूर हो जाते हैं वेव्स, मतलब बहुत कम हो जाती है डेंसिटी, कम हो जाते हैं सारे वेव्स, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेरफ्रैक्शन। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेरफ्रैक्शन हो करके वो वेव्स आगे बढ़ती हैं। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस को ही हम इसमें क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है। बिना किसी मीडियम के साउंड वेव्स कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, ये हायर डेंसिटी वालों को कंप्रेशन बोला जाता है, और जहां पर लो डेंसिटी हो जाती है यानी वेव्स की डेंसिटी कम हो जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेरफ्रैक्शन। तो ऐसे वेव्स जो ऑस्किलेट करते हैं मीन पोजीशन से अपने पैरेलली, ठीक है, इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब नेक्स्ट जो वेव है, जो सेकंड वेव है, वो है ट्रांसवर्स वेव। पहला था हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, अब सेकंड है ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ये कुछ इस टाइप के वेव्स रहते हैं। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो वेव्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रही थी, जबकि ट्रांसवर्स वेव में जो वेव्स रहती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। देखिए एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री बना रही है, एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं एक दूसरे से। ये वेव्स एक टॉप बनाती हैं, फिर एक बॉटम बनाती हैं, फिर एक टॉप, फिर एक बॉटम, एक हायर पॉइंट बनता है, फिर एक लोअर पॉइंट, फिर हायर पॉइंट, फिर लोअर पॉइंट। तो ऐसे ही डायरेक्शन में ये वेव्स ट्रैवल करती हैं। अब ये जो हायर पॉइंट रहता है, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव में जो हाईएस्ट पॉइंट रहती है उसको क्रेस्ट बोला जाता है, और जो लोएस्ट पॉइंट रहता है उसको ट्रफ बोला जाता है। ठीक है, अब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को ही हम इसमें वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच के डिफरेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, किसमें, ट्रांसवर्स वेव में। तो ऐसे वेव्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑस्किलेट करते हैं, ऐसे वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव का एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक वाटर में एक स्टोन फेंक कर देखिए, एक पत्थर फेंक कर देखिए एक वाटर में, तो वो वाटर देखिए कुछ इस टाइप का हो जाता है, ऐसे रिपल्स फॉर्म करते हैं इसमें। तो ये जो ऐसे ऐसे रिपल्स बनते हैं ये भी एक ट्रांसवर्स वेव बनते हैं। देखिए एक ट्रांसवर्स वेव के जैसे फॉर्म करते हैं। ये डायग्रामेटिकली आपको मैं कुछ इस तरह दिखा देता हूं। देखो जो वेव्स बनते हैं वो पत्थर डालने के बाद कुछ इस टाइप से ऐसे रिपल्स बनते हैं। तो ये रिपल्स कुछ ऐसे बन जाते हैं। ये टॉप मोस्ट पॉइंट आपका क्रेस्ट बनता है, फिर एक लिए लोअर पॉइंट आपका ट्रफ, फिर एक क्रेस्ट, फिर एक ट्रफ। तो ये जो एक एग्जांपल है, ये परफेक्ट एग्जांपल है आपके ट्रांसवर्स वेव का। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ सिंबल्स जान लेते हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो जो वेवलेंथ रहता है उस वेवलेंथ को मेजर किया जाता है हमेशा लैम्डा में। ठीक है, लैम्डा की साइन कुछ ऐसी रहती है, इस टाइप की सिंबल रहता है लैम्डा का। और जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको हमेशा नू से डिनोट किया जाता है। नू हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नू को।
अब इसके अलावा और दो टर्म्स हैं, ए और टी। अब ए क्या है? ए स्टैंड करता है हमारे एम्पलीट्यूड के लिए, कि कितना मैक्सिमम प्रेशर या डेंसिटी है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एम्पलीट्यूड यानी कि ए से, ठीक है। और जो टी है, टी बताता है कि टाइम कितना ले रहा है ये वेव एक ऑस्किलेशन पूरा करने में, यानी कि अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाकर आने में या ऑस्किलेट करने में वो कितना टाइम ले रहा है उसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ेंगे हम लोग। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव, फॉर एग्जांपल द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी और लोएस्ट डेंसिटी इन अ यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेलोसिटी ऐसे मापा जाता है कि वो जो वेव है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में। इस स्टेटमेंट को फॉर्मूला वाइज कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इन यूनिट टाइम। ओके, जो डिस्टेंस रहता है उसको मोस्टली हम लोग वेवलेंथ में कैलकुलेट करते हैं, तो वेवलेंथ का सिंबल हमारा लैम्डा का है और जो टाइम है उसको टी से डिनोट किया जाता है। तो इस फॉर्मूले को कुछ हम लोग इस टाइप में भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ये सेम फॉर्मूला है, बस इसको सिंबलाइज्ड फॉर्म में हमने ऐसे लिखा है कि v यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट होता है लैम्डा में और टाइम हमारा डिनोट किया जाता है t से। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी वही सेम फॉर्मूला है कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस को मेजर किया जाता है वेवलेंथ में और टाइम हमारा t। अब इस फॉर्मूले में अगर हम लोग कुछ चेंज करें कि ये जो t है ये t क्या है, तो इस t को कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 1 अपॉन टी इज इक्वल टू नू। अब नू क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग नू से डिनोट किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन टी हमारा नू के बराबर है, तो 1 अपॉन टी की जगह पर हम लोग नू लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से भी डिराइव हो सकता है कि v इज इक्वल टू नू इंटू लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी जो है आपका इज इक्वल टू है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये आपका हो गया वेवलेंथ और ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी और ये वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये जो दो फॉर्मूलेज हैं, ये दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, इन्हीं से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो साउंड का। अगर आपको टाइम दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई रहेगी तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो डिपेंड करता है जैसा क्वेश्चन रहेगा आपका, तो उस हिसाब से आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जो साउंड है वो गैसियस मीडियम में भी ट्रैवल करता है। अब गैसियस मीडियम में जब वो ट्रैवल करता है तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं कुछ फिजिकल कंडीशंस रहते हैं जो इंपैक्ट करता है उस वेलोसिटी को। तो जानते हैं क्या क्या वेलोसिटी पर इंपैक्ट करती है, कौन सी चीजें। तो एक है टेम्परेचर, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, गैस का। तो पहला देख लेते हैं टेम्परेचर। जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर से, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ा दिया, यानी कि अगर आपने वो जो गैसियस मीडियम है उसकी टेम्परेचर को 4 टाइम बढ़ा दिया तो जो वेलोसिटी रहेगी आपके साउंड की वो डबल हो जाएगी। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर को 4 टाइम्स किया तो वेलोसिटी आपकी डबल हो जाएगी। अब सेकंड फैक्टर जो है वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या है कि डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी से, यानी कि अगर आप डेंसिटी को 4 टाइम बढ़ाएंगे तो जो आपका वेलोसिटी रहेगा साउंड की वो हाफ हो जाएगी। डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप आपकी डेंसिटी को 4 टाइम बढ़ाएंगे तो आपका जो वेलोसिटी रहेगा वो हाफ हो जाएगा। अब डेंसिटी के जैसा ही सिमिलर हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके वेलोसिटी ऑफ साउंड से। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को भी, उस गैसियस के मॉलिक्यूलर वेट को भी अगर आप 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो आपका जो वेलोसिटी रहेगा साउंड का वो भी हाफ हो जाएगा। तो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड्स। अब इन साउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये एक डायग्राम है कि कितने
फ्रीक्वेंसी तक की साउंड हम लोग सुन सकते हैं। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसे साउंड जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं, हम ह्यूमंस को जो सुनाई देती है वो होती है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक रहती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो हम ह्यूमंस हियर कर सकते हैं, यानी कि सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो हम ह्यूमन सुन सकते हैं। इसलिए जो साउंड्स जो इन फ्रीक्वेंसी के अंदर रहती हैं उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। अब ऐसे साउंड्स जो 20 हर्ट्ज से नीचे रहते हैं, जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले जो साउंड्स रहते हैं उनको हम इंफ्रा साउंड्स बोलते हैं। अब इंफ्रा साउंड्स मोस्टली एनिमल सुन पाते हैं, जो जानवर वगैरह रहते हैं वो मोस्टली इंफ्रा साउंड सुन सकते हैं। अब इंफ्रा साउंड्स के कुछ एग्जांपल है कि पेंडुलम से आने वाली आवाजें, वो एक टाइप का हो गया आपका इंफ्रा साउंड्स। फिर एक एग्जांपल है आपका कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसके पहले जो धरती का जो क्रस्ट हिलता है तो वो भी एक इंफ्रा साउंड रहता है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जानवरों को पहले ह्यूमन से स्लाइटली पहले मालूम पड़ जाता है कि कोई कैलामिटीज हो रही है या फिर कोई अर्थक्वेक आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो लोग इंफ्रा साउंड्स को सुन सकते हैं। अब जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले जो सारे साउंड्स रहते हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अब अल्ट्रासाउंड कौन सुनता है? अल्ट्रासाउंड जो बैट्स रहते हैं, डॉग रहते हैं, माउस रहते हैं, ये सारे लोग अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं और ये लोग अल्ट्रासाउंड्स निकालते भी हैं। जो ये जानवर है वो अल्ट्रासाउंड्स निकालकर बात भी करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इन अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू। तो ऐसे साउंड जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर रहते हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अब जो बच्चे होते हैं जो 5 साल के अंदर के एज के रहते हैं उनके अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज रहती हैं, वो लोग भी 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, उनके अंदर भी ये एबिलिटी रहती है। तो यही 3 फ्रीक्वेंसी थे साउंड्स के। जो हम सुन पाते हैं वो है हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज के नीचे रहती है उनको इंफ्रा साउंड बोला जाता है, और जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली जितनी फ्रीक्वेंसी रहती है उनको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अब अल्ट्रासाउंड के कुछ एप्लीकेशंस है, यानी कि बहुत यूजेस हैं हमारे लाइफ में, कि अल्ट्रासाउंड हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं हमारे लाइफ में भी। तो देख लेते हैं कहां कहां पर हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड्स को। अब अल्ट्रासाउंड जो है वो शिप्स के बीच में कम्युनिकेशन के काम आता है, कि जो 2 शिप्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बातचीत जो होती है वो अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू होती है मोस्टली। उसके बाद जो प्लास्टिक जॉइन होता है, प्लास्टिक जॉइन करने के लिए हमारा अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। उसके बाद दूध हम लोग ऑब्टेन करते हैं काऊ से या बफेलो से। अब उस दूध के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है हमारा अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड जो है वो इकोकार्डियोग्राफी के लिए भी यूज होता है। अब इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? देखिए यहाँ पर कुछ इसका डायग्राम है। इकोकार्डियोग्राफी इसके लिए यूज किया जाता है ताकि हार्ट की हार्ट बीट मेजर की जा सके, कि कितनी हार्ट आपकी फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। इकोकार्डियोग्राफी को सोनोग्राफी भी बोला जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स के इमेजेस निकालने के लिए भी हमारा अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी मशीनें रहती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, जहां पर ह्यूमंस रीच नहीं कर सकते, ह्यूमंस के हाथ नहीं पहुंच सकते, तो ऐसी मशीनों को भी साफ करने में हमारा अल्ट्रासाउंड काम आता है। ये क्रैक्स के डिटेक्शन में भी काम आता है। यहां पर देख सकते हैं आप कि कोई भी मशीन है या फिर कोई भी मेटल ब्लॉक है उसके अंदर कोई क्रैक है या नहीं, ये सब भी डिटेक्ट करने के काम आता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये सारे एप्लीकेशंस हैं आपके अल्ट्रासोनिक साउंड के। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। जो टॉपिक्स बच गए हैं इस चैप्टर के वो मैं इस चैप्टर के सेकंड वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप आपको इस वीडियो के सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।